नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस अहम खबर के साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम को 4 साल की सजा सुनाई गई है। ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा का ऐलान किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह फैसला आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुनाया। दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व सीएम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और इसके साथ ही उनकी 4 संपत्तियां अटैच की जाएंगी। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के मुताबिक हैली रोड, गुरुग्राम जनप्रतिनिधि, पंचकुला और असोला स्थित ओपी चौटाला की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। साल 2008 में ओम प्रकाश चौटाला और 53 अन्य पर साल 1999 से साल 2000 तक राज्य में 3206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घोटाले के आरोप लगाए गए थे। इसमें भी वो साल 2013 में दोषी पाए गए थे। चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था। जेबीटी घोटाले के अलावा आय से ज्यादा संपत्ति का यह दूसरा मामला है जिसमें ओपी चौटाला दोषी पाए गए हैं। देश भर में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद के बीच अब अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में शिवालय होने का दावा चर्चा में है। एक हिंदू संगठन ने दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा कर चिश्ती दरगाह की सर्वे की मांग की है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसके चलते अब अजमेर की इस मशहूर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजमेर की दरगाह से जुड़े इस नए दावे के बाद अजमेर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरगाह की सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और आला अधिकारी भी दरगाह का दौरा कर रहे हैं। दरगाह के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर विवाद। हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है। यहां पर सर्वे की मांग भी की जा रही है हिंदू संगठन की ओर से। दावे के बाद अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन आ चुका है। अजमेर का मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके चलते तो अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर दावा किया गया है। महाराणा प्रताप हिंदू संगठन की ओर से शिवालय होने का मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में दावा किया गया है। हिंदू संगठन महाराणा प्रताप सेना ने यह दावा किया है। शिवालय होने का दावा किया जा रहा है। एक और ये नया मामला अब उठा है और इस मामले को देखते हुए कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बताते चले कि अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां पर मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी शीश नवाने जाते हैं और अपने आस्था की पवित्र चादर यहां पर लेकर के जाते हैं, चादर चढ़ाई जाती हैं। लेकिन अब यहां पर भी शिवालय होने का जो दावा किया जा रहा है, अब देखना होगा कि ये विवाद कहां तक खिंचने वाला है। मांग रखी गई है हिंदू संगठन की ओर से और इस मांग पर आगे क्या फैसला किया जाता है। क्या इस मामले में भी अब सुनवाई होगी? एक तरफ ज्ञानवापी मामला, जामा मस्जिद का मामला, कुतुब मीनार का मामला, ताजमहल के 22 कमरों का मामला, तो इस तरह से पूरे देश भर में मस्जिद और मंदिर के विवाद लगातार बढ़ रहे हैं। संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। हर जगह अब ये देखा जा रहा है कि हिंदू संगठन की ओर से दावा किया जा रहा है मंदिर होने का, सनातन धर्म के साक्ष्य होने का। कहीं पूजा करने की मांग की जा रही है तो कहीं सर्वे कराने की मांग की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या वाकई में आर्कियोलॉजिकल की तरफ से जांच कराई जाती है, सर्वे कराया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। सेना ने अजमेर स्थित हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पूर्व में मंदिर होने का दावा करते हुए एएसआई से सर्वे की मांग रखी है। दावा किया गया है कि दरगाह की दीवारों
और खिड़कियों में हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह हैं। मांग ये है कि एएसआई द्वारा दरगाह का सर्वे कराया जाए। दरगाह की खामियों की कमेटी ने दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वहां इस तरह का कोई चिन्ह नहीं है। अब राजस्थान में दरगाह शरीफ को हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। इसको लेकर अजमेर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक संगठन ने स्वास्तिक चिन्ह होने वाली तस्वीर भी शेयर की है। बताया गया है कि जो वहां पर जाली दरगाह में है वो स्वास्तिक का चिन्ह है और इसी चिन्ह के आधार पर कहा गया है कि वहां पर हिंदू मंदिर है। और वरिष्ठ पत्रकार पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हाँ जी। श्रीवास्तव जी, लगातार दावे किए जा रहे हैं, यह मंदिर और मस्जिद का विवाद आप देख पा रहे हैं कि तूल पकड़ता जा रहा है और अब दरगाह शरीफ को भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। जी हाँ, तो देखिए मैडम, जो मैंने अब तक देखा और मेरे पास जो जानकारी आई, इसमें जो परमार साहब ने एक फोटो रिलीज किया है वो 100% दरगाह के प्रोमाइसेस में ऐसी कोई जगह नहीं है। क्योंकि मैं 40 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, और वो जो फोटो बता रहे हैं उस तरह का फोटो अगर कहीं है तो यहाँ से आधा पौन किलोमीटर दूर एक 2.5 दिन का झोपड़ा एक जगह है हिस्टोरिकल, है ना, जो बताया जाता है कि अल्तमत समय की मस्जिद रही है वो, और उसके पहले शायद वो संस्कृत पाठशाला रही होगी, ऐसा लोग कहते हैं। बट रिकॉर्ड में क्या है ये मेरे नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल। और वो पुरातत्व विभाग के श्रीवास्तव जी, आपने भी बताया कि आप लगातार सालों साल से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद ये भी है कि हिंदू मंदिर के दावे जैसा दरगाह में कुछ नहीं है। सवाल ये कि इस तरह के जो दावे जगह जगह से सामने आ रहे हैं, बिना किसी ठोस आधार पर यूं ही दावे कर दिए जा रहे हैं, यूं ही एसआई की मांग करती जा रही है, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ये लगता है कि जो पूरी अपनी अपन व्यवस्था देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था, तो जो लोग लोअर मिडिल क्लास हैं, जो वोट बैंक है, इसको कहीं ना कहीं हम भ्रमित कर रहे हैं धर्म के नाम पर। एक्चुअली राजनीति धर्म के आधार पर नहीं हो रही, धर्म राजनीति के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। पहली बात मेरी है। दूसरी बात यह है कि अगर जो बाकी जगह जो दावे हो रहे हैं, इनसे हासिल क्या होने वाला है? मुझे लगता है अगर सपोज जैसे अपन काशी की बात करते हैं या मथुरा की बात करते हैं या अपन अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में गया हुआ हूँ, मेरे मित्र थे वहाँ सीआरपीएफ में, तो जब इन बिटवीन अब तक जब तक मंदिर नहीं बना था, वहाँ आसपास सराउंडिंग जो दुकानें थी 80% मुस्लिम की थी। तो वो ये कहते थे कि साहब जब से ये हुआ इतनी छावनी बन गई, लोगों ने आना बंद कर दिया, हमारा रोजगार नुकसान पे हो गया। जब एक सलमा भगवान कृष्ण की ड्रेस सिलती है और एक कवि ये कहता है कि सलमा ड्रेस भगवान की सिल रही तो हम बड़ी तालियां बजाते हैं, लेकिन इस तरह के विवाद पैदा करने से किसको क्या हासिल होने वाला मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि देश को भ्रमित किया जा रहा है और किसी सही दिशा में ले आने वाले लोग एक्टिव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए आपका। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान को एक बार फिर से राहत मिली है और यहां तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की शर्त को भी सही नहीं माना गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक शर्त को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आजम की अपील पर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अब एक और बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने आजम खान की रिहाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की चुनौती को भी, शर्त को भी सही नहीं माना है और यहां तक कि यूपी सरकार से भी अब इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा जो मामला चल रहा था उसमें भी अब बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली नजर में हाई कोर्ट की शर्त सही नहीं लगती है।
कोर्ट में आजम खान की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्त के मामले में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत को लेकर रखी गई एक शर्त को चुनौती दी गई थी आजम खान की ओर से। इसमें आजम खान की ओर से दावा किया गया कि ये जो शर्त है उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाए जाने को लेकर है और इस शर्त को सही नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से यह पक्ष रखा गया। जाहिर तौर पर आजम खान की ओर से सीनियर वकील और सपा समर्थित राज्यसभा उम्मीदवार कपिल सिब्बल उनका पक्ष रख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें राहत मिल चुकी है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शर्त को गलत करार दिया और साथ ही इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। आजम खान के लिए यह बड़ी राहत देने वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए 27 महीने बाद जेल से बाहर निकालने का एक उचित फैसला सुनाया था। और बात अब कोरोना के मामलों के बारे में। मुंबई में कोरोना के मामले ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार जब भी कोरोना की पाबंदियों से लोगों को राहत देने का विचार बनाती है, वैसे ही कोरोना के मामले बढ़ने लगते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में साप्ताहिक कोरोना संक्रमण की दर 1.59% है और मुंबई और पुणे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 52% के करीब हो चुकी है और आसपास के इलाके जैसे कि ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों में भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में फिलहाल केवल एक मरीज वेंटिलेटर पर है, जबकि 18 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। और दुनिया भर के देशों में वेश्यावृत्ति को एक पेशे की तरह माना जाता है और सेक्स वर्कर्स को भी आम लोगों की तरह ही तमाम अधिकार और सम्मान मिलते हैं। लेकिन भारत में फिलहाल ऐसा नहीं है। यहां वेश्यावृत्ति को हमेशा से ही एक अलग नजर से देखा जाता है और इसे एक पेशे के तौर पर शायद ही कभी किसी ने स्वीकारा हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को एक पेशा बताकर साफ किया है कि पुलिस इसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम टिप्पणी के साथ सेक्स वर्कर्स को लेकर सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट ने अपने निर्देश में यह कहा है कि 8 हफ्ते में उन तमाम सिफारिशों पर जवाब दे जिनमें कहा गया है कि सेक्स वर्कर्स को क्रिमिनल लॉ में समान अधिकार मिले हुए हैं। अगर सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया तो सेक्स वर्कर्स को मिलेंगे ये अधिकार। तो सेक्स वर्कर्स को ये अधिकार मिलेंगे, सेक्स वर्कर को सम्मान मिलेगा, कानूनी अधिकार मिलेगा। बालिग सेक्स वर्कर को पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। अभी तक ये देखा जाता था कि दखलंदाजी होती थी, तो सेक्स वर्कर्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी नहीं होगा। सेक्स वर्कर्स शिकायत पुलिस को उनकी शिकायत को पुलिस गंभीरता से लेगी। पुलिस रेड के दौरान सेक्स वर्कर की गिरफ्तारी नहीं होगी। केंद्र और राज्य सरकारों को पॉलिसी तैयार करने के दौरान सेक्स वर्कर्स को शामिल भी करना होगा। यौन उत्पीड़न का शिकार हुई सेक्स वर्कर को अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उचित सम्मान मिलेगा। तो केंद्र और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है कि इस मामले में आखिर केंद्र और राज्य सरकारों का क्या कहना है। अभी तक सिर्फ विरोधाभास की स्थिति ही पूरे देश में देखी गई है। सेक्स वर्कर्स को अब किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीप्ति जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में।
जी धन्यवाद आपको। दीप्ति जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि वैश्यवृत्ति को भी पेशे का दर्जा दे दिया गया है। जी क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अब देखिए, अभी पूर्ण रूपेण दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन इसका डिमांड तो काफी टाइम से हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैसे अर्निंग करने का सोर्स है। और जब इस तरीके का कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है तो इसको पेशे का तो रूप जरूर देना चाहिए और लीगलाइज कर देना चाहिए। तो इस पे ही इस बार जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हैं, इस पे काफी ज्यादा अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इसको लीगलाइज भी कर देंगे और लाइसेंसेस भी मिलने लगेंगे और इससे काफी सारी चीजें सुधरेंगी। हालात जो लड़कियों के अभी हैं, या जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, या बच्चों को कहीं उठा कर लेके जाना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, रेप के जो भी केसेस हैं, वो भी थोड़े से इस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा अगर इस तरीके के वर्क को, इस तरीके के काम को जॉब समझा जाए और इसको लीगलाइज कर दिया जाए। बाकी कई कंट्रीज हैं जो इस तरीके के काम को लीगलाइज करके लाइसेंसेस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और ठीक है, उस पर टैक्स भी है। तो इंडिया में भी अगर हो जाता है तो कोई ऐसे कोई मतलब अच्छी ही बात होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। एक ओपन थॉट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हमारे यहाँ आज की बात तो है नहीं कि सेक्स वर्कर्स हैं। ये पुरातन धर्म से भी चलता आ रहा है कि एक कौम होती है जो देवदासियां होती हैं, या इस तरीके के और भी कई नाम दिए जाते हैं इनको, ये होते हैं और ये रहे हैं शुरू से। दे आर दी वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। द प्रॉब्लम इज एक्सेप्टेंस। इनको बहुत ही गंदी नजरों से देखा जाता है, तो देखेंगे भी, लेकिन फिर इनका इस्तेमाल भी है। तो बेटर है कि इसको लीगलाइज करके और इनको लिव विद डिग्निटी का जो आज डिमांड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि कम से कम इनको एक इज्जतदार जिंदगी जीने का पूरा हक है, वो इनको मिले। तो बिल्कुल दीप्ति जी, एक बात और है अहम, आईपीसी के अनुसार वैश्यवृत्ति वास्तव में अवैध नहीं है, लेकिन कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जो वैश्यवृत्ति को उसका एक बड़ा हिस्सा है, जैसे कि होटल में वैश्यवृत्ति और सेक्स वर्कर्स की व्यवस्था करना, इस तरह की तमाम बातें भी देखी जाती हैं। देखिए, अगर कोई चीज अब लीगलाइज हो गया तो वो कहीं पे भी जाए, कुछ भी हो, कंडीशन है। अब उसमें क्या होगा कि जो लाइसेंसेस मिलेंगे उनको किस तरीके के लाइसेंस लेना है, कहाँ जाके क्या करना है, मतलब ये नितांत उनका अपना पर्सनल वे होगा जिनको ये जॉब चुनना है। अब जैसे है तो जरूर से लोग इसके अंदर हैं, ये बिजनेस भी है, पर इसको छिपाकर और मतलब एक तरह से हिपोक्रेसी मेंटेन की जाती है समाज में। तो अगर जब से इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो अपने आप कई चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और साफ सुथरी हो जाएंगी, और लोग जैसे सेक्स वर्कर को बहुत ही गंदी नजरों से देखते हैं, ये मतलब समाज के में निकाल दिए जाने वाले, ऐसा नहीं है। बल्कि इनको तो ये समझिए कि कितने गुनहगारों को गुनाह करने से बचाने के लिए ये वर्कर्स। अब अगर दीप्ति जी, अगर केंद्र सरकार ने कोर्ट के इस निर्देश को मान लिया तो आखिर भारत में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनको लाइसेंस मिलने लग जाएंगे, और सबसे पहला बदलाव होगा कि इनके ऊपर फिर प्रोविजंस आएंगे कि किन किन सूरतों में क्या क्या इनके अंदर कंडीशन किया जाएगा और क्या क्या इसको इसके अंदर वो चीजें देखनी होगी कि किनको ये लाइसेंसेस दिए जाएंगे, ये और अप्लाई कौन करेगा। सबसे बड़ी बात देखिए, लाइसेंस मिल तो रहा है लेकिन अप्लाई कौन करेगा, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ अंदर तो सब कुछ चलता है, अंदर द कारपेट, लेकिन सामने से कोई आना नहीं चाहता। अब देखना ये है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस बनता नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के कैसे भी ऑर्डर इस तरीके के आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो। अगर अभी स्टेट में आ गया तो अब निश्चित तौर पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसको फ्रेमवर्क इसका करना होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी और काफी चीजें एक्सक्लूड होंगी, जैसे आपने अभी कहा होटलों में, और ये सारी चीजें ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि इनके साथ अमानवीय व्यवहार ना हो जाए, इनको कहीं बाहर ले जाकर इनके साथ क्रूरतापूर्ण बिहेवियर ना हो। बहुत सारी चीजें होती है, इनके साथ भी कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं होता। अभी जो मूवी एक आई थी, जो नाम भूल रही हूँ, तो इसके अंदर भी हमने ये देखा कि सेक्स वर्कर की लाइफ बहुत ही ज्यादा बाहर से बहुत चकाचौंध दिखती होगी, पर अंदर ये किस तरीके के जिंदगी, मानसिक स्थिति से गुजरते हैं, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब कानूनी रूप दिया जाएगा तो वो सारी चीजें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जरूर रखेंगे और इन सब का ध्यान रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, सुनिए। टेक्नोलॉजी का एक और पक्ष है जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं। पहले के समय में टेक्नोलॉजी और उससे हुए इन्वेंशन एलिट टास्क के लिए माने जाते थे। आज हम टेक्नोलॉजी को सबसे पहले
मासिस को उपलब्ध करा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक उदाहरण है। कुछ महीने पहले तक ड्रोन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। हमने बहुत ही कम समय में अधिकतर रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। हम पीएलआई जैसी स्कीम के जरिए भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी जब मासिस के बीच में जाती है तो उसके इस्तेमाल की संभावनाएं भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे किसान, हमारे स्टूडेंट, हमारे स्टार्टअप ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं, इसकी नई नई संभावनाओं को तलाशने लगे हुए हैं। ड्रोन अब किसानों के पास जा रहा है, गांव में जा रहा है, तो भविष्य में विभिन्न कार्यों में ज्यादा इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ी है। आप देखिएगा, अब शहरों में ही नहीं, गांव देहात में भी ड्रोन के तरह तरह के उपयोग निकलेंगे। हमारे देशवासी इसमें और इनोवेशन करेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में और एक्सपेरिमेंट होंगे, इसके नए नए इस्तेमाल होंगे। और सीएम योगी ने आज विधानसभा में विपक्ष पर हमला बोला। वहीं उन्होंने शिवपाल यादव की तारीफ भी की है। सुनिए। हमारा युवा क्या स्थिति थी? 2015-16 में वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होने की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। और ड्रग क्रूज मामले में आर्यन खान को राहत मिल चुकी है। एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीन चिट आखिरकार दे दी है। एनसीबी ने 6 पन्ने की चार्जशीट दायर की है। तो दिनों तक आर्यन खान को जेल में गुजारने पड़े थे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल चुकी है। एनसीबी की तरफ से शुक्रवार को दायर चार्जशीट में आर्यन खान का नाम शामिल नहीं है। केवल 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आर्यन समेत 6 लोगों को सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिया गया है। आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान के अलावा 19 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 2 को छोड़कर सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। एनसीबी ने पेश की है 4 पन्ने की चार्जशीट। और कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के इस मामले में फैसला देने के बाद भी मुस्लिम छात्राएं इसे मानने के लिए राजी नहीं हैं। मंगलुरु विश्वविद्यालय ने गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और किसी भी धार्मिक लिबास के पहनने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन इसके बावजूद छात्राओं ने इस मुद्दे पर वाइस चांसलर से लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इन छात्राओं का कहना है कि वो डिग्री कॉलेज की छात्राएं हैं और विश्वविद्यालय का यह आदेश कॉलेज में लागू नहीं हो सकता। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।